कविता जगत में निराला एक अहम शख्सियत के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और आप में से बहुत लोगों के वो शायद प्रिय कवि होंगे और उनकी कविताएं आपको ज़ुबानी भी याद होंगी। स्कूल के करिकुलम में हमने भी उनकी कविताएं पढ़ी हैं और आज भी स्कूल के करिकुलम में उनकी कविताएं शामिल हैं। निराला की कविताओं से तो आपका परिचय होगा, लेकिन उनके जीवन में के बारे में शायद आप उतना नहीं जानते होंगे। निराला की बेटी सरोज बहुत कम उम्र में चल बसी थी और उनके नाम पे निराला ने एक किताब लिखी थी, सरोज स्मृति। ये निराला की स्मृति थी उनकी बेटी के लिए। आज हम देखते हैं सरोज की स्मृति से निराला का जीवन एक नाट्य रूपांतर के तौर में। मैं सुदीप्तो, प्रोफेसर सुदीप्तो, हिंदी साहित्य का एक अदना सा छात्र हूं। कई साहित्यकारों को पढ़ा है मैंने, उनके साहित्य और जीवन से बड़ा प्रभावित रहा। किंतु जिस साहित्यकार ने मुझे सर्वाधिक आकृष्ट किया है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। कितनी विविधताएं हैं उनकी कविताओं में। राम की शक्ति पूजा यहां एक संस्कृत निष्ठ कविता है, वहीं हमारा कॉलेज का बचुआ एक हास्य कविता है। तोड़ो 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 कारा, पत्थर की निकालो फिर गंगा जलधारा, हो आता दो टुक कलीज को करता, पछताता पथ फराता। इन कविताओं के माध्यम से निराला जी को किसने लिया? वो तोड़ती पत्थर, वरदेवी नावादिनी वर्द जैसे कविताओं ने निराला जी को न सिर्फ महान कवि बल्कि अमर कवि बनाया। लेकिन निराला जी का बचपन बड़ा संघर्ष में रहा। बचपन में उनकी मां चल बसी, 20 वर्ष की आयु में उनके पिता चल बसे। परिवार के सदस्य महामारी के शिकार हुए, फिर पत्नी चल बसी और फिर उनकी प्रिय पुत्री सरोज की मृत्यु महज 18 वर्ष की आयु में हो गई। मर्माहित कवि निराला ने पुत्री वियोग में सरोज स्मृति रचाला, जिसके उनके बेटी के प्रति प्रेम और अपनी विवशता जाहिर किया हुआ। जो वो कहते हैं कि धन्य धन्य मेरे पिता निरर्थक था, जब वो कहते हैं कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तथ गमो पाए पर सदा रहा संकुचित काए, लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। निराला जी ने तो सरोज स्मृति लिख दिया। सोचता हूं कि अगर आज हमारे बीच सरोज उपस्थित होती तो उनके स्मृति में निराला कैसे हो? जी आप कौन? मैं निराला पुत्री सरोज। निराला पुत्री सरोज? हालांकि मेरी मृत्यु तो 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, किंतु पिता के प्रेम के कारण मैं सूक्ष्म शरीर से भी उनकी यात्रा की साक्षी रही हूँ। इसलिए जब आपने मुझे याद किया तो मुझे आना ही पड़ा। मैं बिल्कुल हैरान हूँ, मैं चकित हूँ, बहुत खुश भी हूँ कि आज आपसे मुलाकात होने का अवसर मिला और आपसे संवाद का भी अवसर मिल सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे पता नहीं मैं कैसे अपनी आभार आपसे व्यक्त करूँ।
मैं निराला जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे मन में निराला जी को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। कह रहा था कि मैं निराला जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनको लेके बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर प्रोफेसर साहब। सरोज जी, मैंने निराला जी के आर्थिक संघर्ष के बारे में पढ़ा और जब मैं साहित्यकारों और राजनेताओं के दोस्ती के बारे में देखता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी और हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्यिक क्षेत्र से राज्यसभा के सभाकक्ष तक का यात्रा दिखता है। मैंने ये भी सुना है कि निराला जी का बड़ा अच्छा संबंध था पंडित नेहरू से, तो उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं चुना? बाबूजी उन लोगों में से नहीं थे जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ मांगा हो। उन्हें तो सिर्फ देना ही आता था, बिना अपनी चिंता किए, बिना किसी वस्तु से आसक्ति के। किसी को कुछ भी दे देना उनके स्वभाव में शामिल था। ये सही कहा आपने। मैंने कहीं पढ़ा है कि शायद महादेवी वर्मा जी ने उनको एक स्वेटर बुन के दिया था जी, और कुछ लोगों ने उनको कुछ कंबल रजाई वगैरह भी भेंट की थी और उन्होंने सारा का सारा सामान दूसरों के बीच में बांट दिया। जी आपने बिल्कुल सही सुना। उनके भोलेपन की हद तो देखिए कि मात्र 25-30 रुपए धनराशि में अपना कॉपीराइट प्रकाशकों को दे दिया करते थे, जिससे प्रकाशक तो मालामाल हुए, पर बाबूजी की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई। 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू ने 100 रुपये महीना की आर्थिक मदद का प्रबंध पिताजी के लिए किया, जिसका कोषाध्यक्ष महादेवी वर्मा जी को बनाया। जी मैंने सुना जो उस समय पिताजी का ध्यान रखा करती थी। अच्छा, तो ये बात मैंने कहीं पढ़ा है। और एक बड़ा रोचक सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने कहीं सुना था कि निराला जी का गांधी जी के साथ कुछ खटपट हो गया था, वो क्या किस्सा है? ये भी बड़ी रोचक घटना थी। हिंदी की अवहेलना पिताजी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब गांधी जी ने हिंदी को कमतर बताते हुए कुछ कहा तो बाबूजी उनके सामने जाके खड़े हो गए। उन्होंने तो गुस्से में आकर एक कविता भी लिख डाली थी। अच्छा, ऐसा था क्या? जी जी। सरोज जी, जी मेरे मन में जो अगला प्रश्न आ रहा है वो बहुत संवेदनशील है और मैं बहुत झिझक रहा हूँ कि ये प्रश्न आपसे करूँ कि ना करूँ, तो करूँ तो कैसे करूँ? अगर आप अनुमति दें तो मैं ये प्रश्न रखूँ आपके सामने। बिल्कुल पूछिए प्रोफेसर जी। सरोज जी, मैंने निराला जी को तो कविताओं के माध्यम से जाना है, पर मैंने ये भी जाना है कि शायद उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम कुल्ली भाट था और जो शायद उनकी आत्मकथा भी थी। और ये उपन्यास जो है वो समलैंगिक विषय पर आधारित था। तो क्या निराला जी भी? मैं आपकी झिझक समझती हूँ प्रोफेसर जी, पर बाबूजी समलैंगिक नहीं थे। उनके मन में समलैंगिकों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। यह उपन्यास उन्होंने 1939 में लिखा था। उनकी भेंट अपने ससुराल में कुल्ली भाट से हुई, जो कि समलैंगिक थे। उनसे पिताजी की घनिष्ठ मित्रता भी हो गई थी। कुल्ली भाट ने अपनी प्रेम प्रसंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ में शारीरिक एवं भावनात्मक दोनों ही प्रेम का उल्लेख किया था। पिताजी ने शारीरिक प्रेम को ठुकराते हुए भावनात्मक प्रेम को स्वीकार कर लिया। अपने उपन्यास में उन्होंने कुल्ली भाट की समलैंगिकता को दरकिनार करते हुए उनकी अन्य विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया और लोगों के सम्मुख रखा। 1939 में ऐसा करना बड़ी ही हिम्मत की बात थी। ये बड़ा ही साहसिक कदम था उनका। बट ये जो तथ्य आपने बताया, इस तथ्य से मैं कतई अवगत न था। ये बताएं सरोज जी की
निराला जी ने कितने सारे उपन्यास लिखे थे? बाबूजी ने कुल 11 उपन्यास लिखे थे, जिनमें से 2 अपूर्ण रह गए। आपके इस जानकारी के बाद मैं बड़ा प्रेरित हो रहा हूं कि उनके सारे उपन्यासों को पढ़ने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि आपको बाबूजी के साहित्य में रुचि है, परंतु इस बात का दुख भी है कि बाबूजी को उतना पढ़ा नहीं गया। उनको सिर्फ अपनी कविता तक ही सीमित कर दिया गया। बाल साहित्य में उन्होंने कितना कुछ कार्य किया। अनुवाद के क्षेत्र में बाबूजी ने जितना कार्य किया है, उतना शायद ही किसी और साहित्यकार ने किया हो। महाभारत, रामायण की अर्थकथाएं जैसी उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी जो धर्म पर आधारित थी। उनके कुल 6 निबंध संग्रह, 5 कहानी संग्रह और 14 प्रकाशित काव्य संग्रह तो है ही। सरोज जी, आपका इस बात पे दुख प्रकाश करना बहुत जायज़ है। सच पूछिए तो मैं निराला जी का भक्त होने के बावजूद मैंने उन्हें सिर्फ कविताओं के माध्यम से ही जाना। उनकी उपन्यास, उनके बाल ग्रंथ, उनके अनुवाद या उनके धार्मिक रचनाओं पे कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं उनकी सारी रचनाओं को जरूर पढ़ूंगा। धन्यवाद। एक बड़ा रोचक सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। निराला जी साहित्यकार थे और साहित्यकार होने के बावजूद उनको कुश्ती में रुचि कैसे आई? जी, इसी बात से मुझे एक बात याद आई। बाबूजी पर पहलवानी का भूत सवार था। वो दिन भर कसरत करते और बदन बनाया करते थे। एक बार अपने परिचित चौरसिया जी से बोले, बाबूजी कोई जोड़ नहीं मिलता जिससे कुश्ती लड़ी जाए। चौरसिया जी ने परागी पहलवान का नाम सुझाया। बाबूजी बोले, तो वो क्या लड़ेगा मुझसे। दूसरे दिन रुस्तमे हिंद बने, घूमते घामते अखाड़े में पहुंच गए। उस रोज परागी ने 4 बार पिताजी को पटकनी दी। ये तो बड़ा ही मजेदार घटना। एक और घटना मुझे याद आ रही है जी। कि शायद निराला जी ने आकाशवाणी के किसी उद्घोषक को पकड़ के पीट डाला। अरे, वो क्या किस्सा? ये भी बहुत ही रोचक घटना थी। उन दिनों आकाशवाणी पर उर्दू कार्यक्रम ही ज़्यादा हुआ करते थे। हिंदी कार्यक्रम भी हो, ऐसी आवाज़ हर तरफ से उठ रही थी। बाबूजी उस समय अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे, तो तय हुआ कि कार्यक्रम की शुरुआत बाबूजी द्वारा ही होगी। स्टेशन के उद्घोषक उस समय थे अयाज साहब। जी, अयाज साहब। तो उद्घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, अभी फलाना प्रोग्राम के बाद बारी है कविता पाठ की। कविता पाठ की? जी, कविता पाठ। और कवि हैं सूर्यकांता त्रिपाठा निराली। ये सुनते ही बाबूजी आग बबूला हो उठे और उन्होंने अयाज साहब की गर्दन अपनी बाहों में पकड़ ली। लाख कोशिशों के बाद भी अयाज साहब उनकी चुंगल से बच नहीं पा रहे थे। पहलवान थे। गुस्से में गरजते हुए बाबूजी ने कहा, पढ़ीस जी कहाँ हैं? पढ़ीस जी को बुलाया जाए। पढ़ीस जी ही थे जो बाबूजी को इस कार्यक्रम के लिए यहाँ लेकर आए थे। जैसे ही पढ़ीस जी स्टूडियो का दरवाज़ा खोलकर भीतर आए, बाबूजी गुस्से में खड़े हो गए और इसी दौरान अयाज साहब की गर्दन उनके हाथों से छूट गई। तो अच्छा हुआ, नहीं तो उनका प्राण ही निकल गया होता। और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। बाबूजी पढ़ीस जी से बोले, सरऊ तुमसे कहत रहे यहाँ हमसे कविता ना पढ़वाओ। हमार नाम लेत हैं, कहते सूर्यकांता त्रिपाठा निराली, और अंदर आप कहत हो हमें लाखों लोग सुनिए हैं। तो पढ़ीस जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि एक बार और उद्घोषणा कराकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बाबूजी बोले, ना, अब यहाँ से चलो यहाँ से। कुछ संकोच करते हुए पढ़ीस जी ने कहा कि कम से कम आप स्टूडियो निदेशक से तो मिल लें। वो आपकी प्रतीक्षा में कब से बैठे हैं। उनके पास लई चली हो तो उन्हों को मारब हम। कहते हुए पिताजी वहां से चले गए।
लोगों को लगता है पिताजी सिर्फ एक बार ही आकाशवाणी गए थे, पर ऐसा नहीं है। 1960 में पिताजी एक बार और आकाशवाणी गए। अच्छा। तब स्टेशन था इलाहाबाद। जी जी, इलाहाबाद। वहाँ जाकर पिताजी बोले, 10,000 रुपये ले, कविता पढ़ब। 10,000 रुपये? उस समय 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जी जी जी, उस समय कलाकार की फीस कुछ 100 रुपये हुआ करती थी, और यहाँ पिताजी 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। उस समय तक पिताजी भ्रंश भी हो चुके थे, अपने स्मृति भ्रंश भी हो चुका था पिताजी का। कुछ भी बात उन्हें बहुत समय तक याद ही नहीं रहती थी। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर हावी हो जाया करता था। बहुत मुश्किलों से युक्तिभद्र दीक्षित उन्हें खैनी खाने के बहाने से स्टूडियो से बाहर लेकर आए, तब जाकर उनके दिमाग से कविता की बात निकली। इस बात तो मुझे कहीं भी इल्म नहीं था कि निराला जी का स्मृति भ्रंश हुआ था। बड़ा दुख हुआ सुन के, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? पिताजी की इस परिस्थिति के लिए मैं खुद को भी दोषी मानती हूँ। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु, परिवार के सदस्यों की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु और बाद में मेरी यानी कि उनकी पुत्री की मृत्यु, इतना दर्द, इतना दुख अपने हृदय में लिए वो रचना कर्म में लगे रहे। जीवन के उत्तरार्ध में यही दर्द उनके स्मृति भ्रंश का कारण बना। बाबूजी ने उस समय बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कहा। अपने दस्तखत से डॉक्टरेट की डिग्रियां भी दिलवा दी। डॉक्टरेट की डिग्रियां दी? हाँ, अपने दस्तखत से? जी। बहुत अकेले हो चुके थे बाबूजी उस समय। पैसों का अभाव और ऐसी परिस्थिति उनकी देखकर मैं बहुत दुखी हुआ करती थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए जब 15 अक्टूबर 1961 में उनकी मृत्यु हुई, तो एक तरह से मुझे संतोष हुआ कि अब इस दुनिया की दिक्कतों से उनको मुक्ति मिल गई है और एक बार पुनः पिता और पुत्री साथ होंगे। सरोज जी, मैं आपकी मानसिक परिस्थिति को समझ सकता हूँ, लेकिन इस परिस्थिति के लिए आप कहीं अपने आप को दोषी ना ठहराएं। ये तो विधि का विधान है। निराला जी का आपके प्रति जो प्रेम है, वो उनकी कविता सरोज स्मृति में किस तरह से झलकता है, मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ उनका। वो कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी धर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर साहब। आज आपके ही कारण मैं अपने पिता को याद कर सकी और उनकी स्मृतियों के बारे में बातें कर सकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी निराला जी को भूलेगी नहीं और उनके साहित्य से प्रेरणा लेगी। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है सरोज जी। निराला जी जैसे व्यक्तित्व सदी में सिर्फ एक ही बार आते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने सारे साहित्यकार बौने नजर आते हैं, सारा साहित्यिक सम्मान छोटा नजर आता है। वो कहते हैं, अपने लिए खुद ही कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मृदुल बाग में वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरे अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का जब यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी तो आगे पड़ा है सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बचपन मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत।